हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। मैंने सीबीएसई द्वारा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 4 नंबर के हैं उसके रिलेटेड ये एक वीडियो बनाई है आपके लिए, जो अभी एक्सपेक्टेड है कि हमारे ये अब सीबीएसई के जो एनुअल एग्ज़ाम मार्च में होने वाले हैं उनमें ये आ सकते हैं। तो इसकी वीडियो मैं पहले भी इंग्लिश मीडियम में भी अपलोड कर चुकी हूँ। अब ये हिंदी मीडियम में मैं दोबारा इसको ट्रांसलेट करके डाल रही हूँ ताकि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए जो प्रॉब्लम्स फेस होती है वो सॉल्व हो सके। ठीक है, आंसर्स आप अपनी मर्ज़ी से भी अपडेट कर सकते हो। फिर भी कुछ ब्रीफ आंसर्स जो पॉइंट्स हैं वो इसमें हमने क्वेश्चंस के साथ आंसर्स भी जो है वो मेंशन किए होंगे हैं। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से भी आंसर जो आपको इजी वे लगता है उसमें आप आंसर्स कर सकते हो। बट आप ये जो क्वेश्चंस हैं उनको आप प्लीज़ थोड़ा लर्न कर लें, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है आपके सीबीएसई द्वारा पूछे जा सकते हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चंस। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने इस रील में डाला है दैट इज़ अबाउट यूरोपियन संघ को एक शक्तिशाली संगठन के रूप में कौन कौन से कारक सहायता करते हैं, उनकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको रीडिंग मिनट 15 मिनट्स दिए जाते हैं, तो उसमें क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सिंपल मीनिंग है कि यूरोपियन संघ एक शक्तिशाली संगठन जो है उभरा हुआ है आजकल वर्ल्ड में। ठीक है, तो कौन से ऐसे कारक हैं, फैक्टर्स हैं जो सोवियत संघ को शक्तिशाली बनाते हैं। ठीक है, शक्तिशाली रूप बनाते हैं। तो इसके रिलेटेड ये सबसे पहले हम थोड़ी सी एक बैकग्राउंड में लिखेंगे कि यूरोपियन संघ जो प्रेजेंट वर्तमान में हम इसका नाम जो यूरोपियन संघ ईयू बना है वो 1992 में इसका नाम बना है। ठीक है, तो इसको कौन से कारक महत्वपूर्ण बनाते हैं, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो मैंने इसमें मेंशन किया है कि जब वर्ष 2005 में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में इसको गौरव प्राप्त हुआ था। अमेरिका की अर्थव्यवस्था से भी कहीं ज़्यादा इसका यूरोपियन संघ का अर्थव्यवस्था जो है वो मजबूत है। सेकंड पॉइंट, यूरोपियन संघ का एक साझा मुद्रा है, यूरोपियन यूरो डॉलर्स है। ठीक है, और इस यूरो डॉलर्स का खतरा अमेरिका को भी महसूस हो रहा है, क्योंकि यूरोपीय संघ का ये यूरो डॉलर्स है वो ज़्यादा, इसकी मुद्रा की कीमत बहुत ज़्यादा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। थर्ड पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रूप में भी देखा जाए तो यूरोपियन संघ की हिस्सेदारी कहीं अधिक है। ठीक है, तो इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना अधिक है। ठीक है, जो इसको एक शक्तिशाली संगठन बनाता है। नंबर 4, यूरोपियन संघ एक सदस्य यूरोपियन संघ का एक सदस्य है फ्रांस, जो संयुक्त राष्ट्र का जो स्थायी सदस्य है सिक्योरिटी काउंसिल का, ये तो सबको पता है। ठीक है, सुरक्षा परिषद का जो स्थायी सदस्य है वो फ्रांस है। तो इससे भी जो इसकी जो क्षमता है अंतर्राष्ट्रीय रूप में बहुत एक शक्तिशाली संगठन के रूप में बनती है और अन्य देशों की नीतियों को भी ये प्रभावित करता है। फिफ्थ पॉइंट, यूरोपियन संघ की अपनी जो सैनिक क्षमता है वो विश्व में सर्वाधिक शक्तिशाली संगठन के रूप में माना जाता है, क्योंकि इसके पास बहुत सारे परमाणु शक्ति के जो हैं शस्त्र हैं और बहुत ये यूरोपियन संघ को एक मजबूत और शक्तिशाली संगठन बनाने में अच्छा कारक सिद्ध होते हैं। तो ये जो 5 पॉइंट मैंने लिखे हैं ये आपके 4 मार्क्स पॉइंट से इम्पोर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट डाला है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र की असफलता के प्रमुख कारण कौन से हैं। ये तो पता है पाकिस्तान में लोकतंत्र डेमोक्रेसी है, मगर वो डेमोक्रेसी लोकतंत्र इतना सफल नहीं है, तो उसके पीछे क्या कारण है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तकरीबन हर बार ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट करता है। आपका सेकंड जो चैप्टर है कंटेम्प्रेरी साउथ ईस्ट एशिया में से आता है। तो इसमें ये क्वेश्चन का आंसर है, जैसे पाकिस्तान में सेना का हस्तक्षेप, राजनीति में सेना का हस्तक्षेप बहुत अधिक है। ठीक है, और ये पूरी तरह से जो इसकी लोकतंत्र को बनने नहीं दे रहा और उसे लोकतंत्र को स्थायी रूप में स्टेबल नहीं बनने दे रहा। सेकंड पॉइंट, पाकिस्तान में जितने भी धार्मिक नेताओं का राजनीतिक के अंदर भी हस्तक्षेप जो है, चाहे वो पाकिस्तान की नीति निर्माण को भी बहुत प्रभावित करता है और सरकार में लोकतंत्र सरकार को भी असफल बनाने का एक मुख्य कारण भी बनता है।
थर्ड पॉइंट जो बताया है कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी भूस्वामी और ज़मींदार जो कहते हैं ना रिच लैंडलॉर्ड्स हैं, रिच पर्सन जो हैं, ठीक है, वो उनका भी जो कह दो सरकार के निर्णयों में या उनके नीति निर्माण को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है और इसलिए वहाँ पे लोकतंत्र असफल है, ठीक है। और अगला फोर्थ पॉइंट बताया है, जैसे भारत और पाकिस्तान के हमेशा तनावपूर्ण संबंध बने रहे हैं, जिसके कारण वहाँ पे कह दो कि लोकतंत्र अच्छी तरह से स्थापित नहीं हुआ और पाकिस्तान हमेशा ये अत्यधिक दबाव डालता रहता है, तो हमारे जो तनावपूर्ण जो है संबंध बनते जा रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट बताया है इसमें कि पाकिस्तान में लोकतंत्र असफल होने का कारण ये भी है कि लोकतंत्र की जड़ें जो है वो इतनी कमज़ोर क्यों हैं, क्योंकि जनता का जागरूक ना होना, ठीक है, ये भी एक जिम्मेदार कारक बनता है पाकिस्तान में लोकतंत्र असफल होने के लिए। तो ये नेक्स्ट सिक्स पॉइंट है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र के असफल होने के एक कारण ये भी जिम्मेदार है कि राजनीतिक दलों में पर्याप्त भ्रष्टाचार जो है देखने को मिलता है, ये तो सबको पता है। तो जितने भी तकरीबन राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वैसे तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है, उसका दबदबा ज़्यादा है, तो मगर फिर भी जितने भी राजनीतिक दल हैं वो ज़्यादातर भ्रष्टाचार उनमें आम पाया जाता है, ठीक है, जिसके कारण वहाँ पे लोकतंत्र असफल है। तो ये 6 पॉइंट्स जो लिखे हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत और श्रीलंका के बीच किन क्षेत्रों पर विवाद चल रहा है, ठीक है, कौन से एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, विवाद मतलब एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, किस किस के बीच में, भारत और श्रीलंका में, ठीक है। तो उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में ये बताया गया है, इसका आंसर मैं पढ़ रही हूँ। भारत और श्रीलंका के बीच विवाद का एक क्षेत्र है समुद्री सीमा निर्धारण को लेकर। भारत और श्रीलंका में ये तो पता है जो एक थी पाक जल संधि हुई थी, ठीक है, तो इन दोनों देश के बीच में समुद्री सीमा को लेकर अभी भी तनावपूर्ण जो है वो संबंध बने हुए हैं। सेकंड पॉइंट है तमिलों की समस्या, ये तो पता है शुरू से ही है भारत और श्रीलंका के बीच में तनाव का मुख्य कारण है, ठीक है। श्रीलंका में जातीय संघर्ष चल रहा है, ये इसका प्रमुख कारण है तमिल समुदाय को लेकर, ठीक है, और तमिलियों के भारत के प्रति नीति कारण दोनों देशों के संबंध जो है वो तनावपूर्ण बनते जा रहे हैं। थर्ड पॉइंट, श्रीलंका का चीन की तरफ झुकाव और पश्चिमी देशों के साथ भी, ठीक है, ये तो पता आपको जो चीन है उनके भारत के साथ हमारे अच्छे संबंध नहीं है, मगर जो चीन है या पश्चिमी देश और भी हैं जो श्रीलंका के साथ उनके अच्छे संबंध हैं, ठीक है, मगर ये संबंध श्रीलंका के साथ हैं जो हमारे देश के लिए एक तनावपूर्ण बन रहा है। फोर्थ पॉइंट, भारत और श्रीलंका के बीच में मछुआरों को लेकर भी हमेशा जो है मतभेद या तनाव बना रहा है। इसके अंतर्गत दोनों देशों में मछुआरों को मछली पकड़ने को लेकर सीमा के उल्लंघना करने को लेकर हमेशा तनाव जो है वो बना रहता है। तो ये थे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो भारत और श्रीलंका के विवाद या तनावपूर्ण संबंधों को बताता है। नाउ कम टू फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन बताया भारत और मालदीव के संबंधों को विश्लेषण कीजिए, ठीक है, भारत और मालदीव के संबंध कैसे हैं, ठीक है, ये तो सबको पता है कि भारत और मालदीव जो हैं इनके बड़े मधुर और अच्छे संबंध बन रहे हैं शुरू से ही, ठीक है। तो पहला पॉइंट इसमें लिखा है बहुत अच्छे मधुर संबंध हैं इसका, ठीक है, इसके कुछ निम्नलिखित बिंदुओं से भी बताया गया। सेकेंड पॉइंट, वर्ष 1988 में जब श्रीलंका में कुछ तमिल सैनिकों ने मालदीव पर आक्रमण किया था तो भारत ने वायुसेना और नौसेना से कार्रवाई करके मालदीव की सहायता की थी, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पे पर्यटक तथा समस्त उद्योग, ठीक है, भारत और मालदीव के पर्यटन को लेकर और समस्त उद्योगीकरण को लेकर भी अच्छे सहयोग हैं। नाउ फोर्थ पॉइंट, भारत ने मालदीव को आर्थिक विकास में भी लगातार सहायता दी है क्योंकि ये द्विक्षेत्रीय इनमें समझौता भी हुआ था, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ, भारत के मालदीव के साथ 2020 से 4 समझौता
ज्ञान पर हस्ताक्षर किए गए, ठीक है। तो इन्होंने नवंबर 2020 में जो है भारत और मालदीव के बीच में समझौता भी है। नेक्स्ट पॉइंट, उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास की परियोजनाओं को भारत और मालदीव के बीच में कुछ जो है विकास को लेकर डेवलपमेंट जो है प्रोग्राम्स या स्कीम्स हैं बनाई गई हैं, उन दोनों पर भी दोनों ने समझौतों में हस्ताक्षर भी किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट 7 पॉइंट, खेल और युवा मामलों में भी आपस में दोनों जो है आपस में सहयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट GMCP, ठीक है। ये भारत और मालदीव के बीच में हुआ था। इसमें 500 मिलियन अमेरिकन डॉलर के पैकेज के अंदर 100 मिलियन अमेरिकन डॉलर के अनुदान को लेकर MOU में हस्ताक्षर हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा ये जो है 8 पॉइंट ये आ गए आपके भारत और मालदीव के संबंधों को लेकर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है ये भी साउथ ईस्ट एशिया चैप्टर में से ही है। दक्षिणी एशिया के देशों में शांति और सहयोग बढ़ाने के क्षेत्रों की पहचान करें। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका NCERT से पॉइंट से भी है कि दक्षिणी एशियाई देशों में अभी भी जो कह रहे हो देशों में शांति बहाल करने में और आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है। तो दक्षिण एशिया देशों में अभी भी जो है कह दो लोकतंत्र अभी तरह अच्छी तरह से स्थापित नहीं हुआ। लोगों में आपस में शांति भी नहीं है, टकराव ज़्यादा है, आपसी सहयोग की भी कमी है। तो इन देशों में ये बढ़ाने के लिए क्या प्रमुख जो है कार्य किए जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट, मुफ्त व्यापार और अधिक उधार की आवश्यकता को पूरा किया जा रहा है। इन देशों में दक्षिणी एशियाई देशों में आपसी शांति बढ़ाने के लिए, सहयोग बढ़ाने के लिए मुफ्त व्यापार को और अधिक उधार की जो है उसकी आवश्यकता का पूरा किया जा रहा है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, सहयोगात्मक दृष्टिकोण को अपनाया गया है। सभी देश जो है एक दूसरे के ऊपर सहयोग करेंगे और इस क्षेत्र में निर्धनता और बेरोजगारी को दूर करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। थर्ड पॉइंट, दक्षिण एशियाई देशों में द्विक्षेत्रीय विवाद बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसमें जितने भी दोनों देशों जो हैं आपस में जितने भी तनाव और संघर्ष चल रहे हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, दक्षिण एशियाई देशों में कई सारे देशों में राजनीतिक अस्थिरता पाई जा रही है। हमारे देश में पड़ोसी देशों में पाकिस्तान में देख लो, ठीक है, श्रीलंका में भी देख लो, जो है लोकतंत्र या राजनीति या अस्थिरता जो है शुरू से ही बनी रही है। तो हम आपसे ये दक्षिण एशियाई देश जो है आपस में सहयोग देंगे और शांति बहाल करेंगे ताकि राजनीतिक स्थिरता जो है और लोकतंत्र जो है वो स्थापित रहे। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट, आतंकवाद की सभी रूप जो है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। दक्षिणी एशियन देशों में तनाव और संघर्ष जो है उसमें आतंकवाद का बहुत बड़ा क्या दो रूप बना हुआ है। तो ये आपस में सहयोग दे रहे हैं ताकि इस भयंकर आतंकवाद को जो है वो ख़त्म किया जाए। सिक्स पॉइंट, इन्होंने दक्षिण एशियन देशों ने मिलकर ना ही किसी अन्य बाहरी शक्ति को हस्तक्षेप से उस समस्या को हल किया है। इन्होंने जितनी भी अपनी दक्षिण एशियाई देशों की समस्याएं हैं, अंदरूनी समस्याएं हैं, आपस में मिलजुल कर, ठीक है, बिना किसी बाहरी ताकत के हस्तक्षेप के उनको हल करने का पूरा सहयोग दे रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं अभी किस तरह से अब आपस में ये बताएं आपको मैंने कहा किस तरह से ये आपस में देश एक दूसरे को सहयोग दे रहे हैं ताकि इन देशों में शांति रहे और लोकतंत्र राजनीतिक स्थिरता बनी रहे, ठीक है। नेक्स्ट कम सिक्स क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता हमें क्यों है और ये इनके 4 उदाहरण दीजिए, ठीक है। ये तो आपको सबको पता है कि UNO के रिलेटेड ये चैप्टर में से आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आजकल प्रेजेंट कह दो हमें इनकी क्यों आवश्यकता है, उदाहरण देकर बताना है, ठीक है। तो इसको मैं पहला पॉइंट जो आपको बताती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद चल रहे हैं, तनाव चल रहे हैं, उनको दूर करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय युद्ध हैं उनको विराम लगाने की पूरी कोशिश करता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। विराम मतलब कि उनको रोकने का एक माध्यम भूमिका का रोल प्ले कर रहा है।
तीसरा, अगर विश्व में आर्थिक विकास बनाए रखना है तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की 2 आपने एजेंसीज बनी थी, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो इनके अंदर ये जो विभिन्न देशों को जो कह दो आर्थिक मदद और विकास के संबंधी जो भी उनकी योजनाएं हैं, नीति हैं, उनको पूरा करने में जितनी भी आवश्यक मदद है वो देता है, ठीक है। नेक्स्ट 4th पॉइंट, प्राकृतिक आपदा और महामारी में, ठीक है, जब भी कभी किसी भी कंट्री में प्राकृतिक तौर पे कोई आपदा संकट आती है, ठीक है, महामारी जैसी बीमारी, जैसे अभी कोरोना वायरस आया है, ठीक है, और भी बहुत सारी महामारियां आई हैं, भूखमरी जैसी कह दो, फ्लड्स आ गए, ठीक है। तो ऐसी आपदाओं में, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है वो इन आपदाओं को दूर करने में इनकी समय पे मदद करता है। नेक्स्ट 5th पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना का विकास करना, ठीक है। तो ये इसलिए भी ज़रूरी है कि आपस में देश जो हैं एक दूसरे का कह दो कि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर अपने विकास की ओर ध्यान दें। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है इस चीज़ को भी वो पूरा करता है, पूरे विश्व में जो है देश आपस में सहयोग से विकास की ओर बढ़े। ना 6 पॉइंट, वैश्विक तापन, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जिसे कहते हो। वैश्विक तापन मतलब ग्लोबल वार्मिंग। ये तो पता है हमारे जो वातावरण है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग ये सिर्फ एक ही कंट्री की समस्या नहीं है, ये हमारे पूरे पृथ्वी के सभी देशों की समस्या है, ठीक है। तो इसमें अकेला एक देश का फैसला नहीं हो सकता, इसमें सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से सभी अंतर्राष्ट्रीय देश जो हैं वो आपस में मिलजुल कर ये ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को दूर करने में मदद कर रहे हैं। तो ये पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसमें आतंकवाद भी कह सकते हैं, या आजकल कह दो जितने भी ग्लोबल विश्व स्तर पे मुद्दे चल रहे हैं, सिक्योरिटी के चैप्टर में भी आपने पढ़े हैं, ठीक है। और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, मगर ये 6 पॉइंट्स हमने बताए हैं। ये 4 नंबर के क्वेश्चन में और 6 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें आजकल प्रेजेंट जो है वो यूएनओ या अंतर्राष्ट्रीय संगठन की क्यों आवश्यकता है, एग्जाम्पल के साथ इसकी व्याख्या करें। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य और उनके सिद्धांत क्या हैं, ठीक है। ये भी उसी चैप्टर के रिलेटेड है, यूएन के रिलेटेड, कि हमें क्यों संयुक्त राष्ट्र संगठन बनाना है और इसके क्या बेसिक प्रिंसिपल्स सिद्धांत हैं वो बारे में लिखना है। ये तो सबको पहले पता है कि विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बहाल बनाए रखना। सेकेंड पॉइंट, आपसी देशों में सहयोग और मधुर संबंध बनाए रखना। थर्ड, तीसरा, विश्व युद्ध ना हो तो उसको विश्व युद्ध से बचाए रखना विश्व को, तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है हमें आवश्यकता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट हो गया। नाउ 4th पॉइंट, वैश्विक स्तर पर आर्थिक विकास करना। ये ऑलमोस्ट जो पिछले 6 क्वेश्चन और 7th पॉइंट है इसके ऑलमोस्ट रिलेटेड से आंसर में लिख सकते हो, ठीक है। सभी कंट्रीज़ में जो है पूरे विश्व में विकास हो सके तो उसमें सहयोग को बढ़ावा देना, ठीक है। नेक्स्ट 5th पॉइंट है, जितने भी मानव अधिकार हैं लोकतंत्र का प्रचार करना, ठीक है। सभी कंट्रीज़ में मानव अधिकार जो है उनका सम्मान किया जाए, लोगों को मानव अधिकार मिले और लोकतंत्र का प्रचार यानी लोकतंत्र को स्थिर बनाना, ठीक है, सभी देशों में लोकतंत्र लेकर आना। तो इसके प्रति भी संयुक्त राष्ट्र संघ एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। नेक्स्ट आ गया 6 पॉइंट, हथियारों की दौड़ जो चल रही थी, वैसे तो अब भी है। हम कहते हैं कि जो 2 ध्रुवीय का जब अंत हो गया उसके बाद शायद हथियारों की दौड़ ख़त्म हो जाएगी, मगर नहीं, अभी विश्व की सारी कंट्रीज़ आप देख रहे हो, जैसे अभी रशिया की और यूक्रेन के साथ लड़ाई चल रही है, उधर से नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को लेकर, ठीक है, चाइना और ताइवान को लेकर, ठीक है। तो अभी जो कहते हैं शस्त्रों की जो दौड़ है, हथियारों की दौड़ है, वो अभी बढ़ती जा रही है। तो इसमें संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण को जो है वो बढ़ावा दे रहा है ताकि हथियारों की दौड़ से सारे देशों को बचा कर रखा जाए। नेक्स्ट आ गया वही आपका 7th पॉइंट, वैश्विक ताप अर्थात ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को निपटाने के लिए ये सिर्फ एक ही देश की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसके लिए सभी ग्लोबल लेवल पर जितने भी देश हैं उनको प्रति जागरूक कराना, ठीक है, ताकि कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड का जो ओमिशन है वो वातावरण में
ना करें और ग्लोबल वार्मिंग से अपनी पृथ्वी को बचाएं। ना नेक्स्ट 8th पॉइंट बताया, प्राकृतिक आपदाओं और महामारियों में मिलकर सारे देश जो है इनका मुकाबला करें और एक दूसरे का सहयोग करें। तो ये थे 8 पॉइंट। ठीक है, क्यों हमें संयुक्त राष्ट्र संघ की आवश्यकता है। दिस ऑल ऑलमोस्ट सेम आंसर है अभी 6 एंड 7 का। नाउ 8th क्वेश्चन अब आ गया, ये आपका सेकेंड चैप्टर है। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो तनाव उत्पन्न करने वाले विभिन्न बिंदुओं का वर्णन करिए। ठीक है, ये तो आपको पता है भारत और बांग्लादेश में तनावपूर्ण संबंध है। ठीक है, तो इनमें जो संबंध तनावपूर्ण है उनके कौन से मेन कारण है वो इस क्वेश्चन में पूछे गए हैं। पहला पॉइंट जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल को लेकर, उसका प्रयोग को लेकर, पहला प्रबंध। सेकंड पॉइंट अवैध शरणार्थी, इलीगल माइग्रेंट्स जिसे कहते हैं। ठीक है, तो उनको लेकर भी इन दोनों कंट्रीज में विवाद तनाव रहा है। तीसरा है चीनी सैन्य पनडुब्बियाँ। ठीक है, ये तो पता है कि बांग्लादेश के रक्षा क्षेत्र में जो चीन का सहयोग है, ठीक है, इसकी जो जल सेना है वो बांग्लादेश को सपोर्ट कर रही है, तो इससे भी भारत को चिंता बनी हुई है। और 4th पॉइंट है असम में भारतीय नागरिकों की पहचान करने के लिए राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर और बांग्लादेश पहले चिंता व्यक्त कर चुका है। ठीक है, ये तो पता है जब बहुत सारे जो बांग्लादेश से हैं अशरणार्थी जो आए हुए हैं वो बांग्लादेश में या अपने वेस्ट बंगाल में आकर रह रहे हैं, तो इनको लेकर, इनकी नागरिकता को लेकर, इनके राष्ट्रीय रजिस्ट्रेशन को लेकर भी इनकी चिंता बनी हुई है। ना 5th पॉइंट है भारत में मुसलमानों के प्रति घृणा और घृणा की घटना बांग्लादेश में सार्वजनिक धारणाओं को भी प्रभावित करती हैं। ठीक है, जैसे भारत में मुसलमान को लेकर उनकी घृणा प्रतिनीति को बढ़ावा देते हैं बांग्लादेश वाले लोग। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो भारत और बांग्लादेश के बीच में तनाव के पॉइंट्स बताए गए हैं। ठीक है, ना नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये आपका यूएन के रिलेटेड है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी या अस्थायी सदस्य बनने के लिए कौन कौन से मापदंड निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो ये तो सबको पता है कि इंडिया भी है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं ख्याल यही है कि इंडिया भी क्लेम कर रहा है कि वो संयुक्त राष्ट्र संघ का, यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बने। ठीक है, तो इसके लिए कौन से जो कह दो ना मापदंड होते हैं, जो मेन पॉइंट्स क्राइटेरिया जो हैं वो लिखे गए हैं वो इस तरह के हैं। तो जिस समय ये कोफी अन्नन जो थे 1 जनवरी 1997 को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव जो थे, ठीक है, कोफी अन्नन ने, उन्होंने जांच की कार्रवाई के बाद उन्होंने कुछ उदाहरण दिए कि अगर संयुक्त राष्ट्र संघ के अगर सदस्य चुने जाते हैं तो ये निम्नलिखित मापदंड जो है एक कंट्री के पास होने चाहिए। तो पहला पॉइंट जो है ये, फर्स्ट पॉइंट, ये देश बड़ी आर्थिक शक्ति में होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, उस देश की सैन्य शक्ति विशाल होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में, यानी कि जिसके फाइनेंशियल जिसे कहते हैं ना आर्थिक मदद जो है उसका योगदान उसमें ज़्यादा होना चाहिए। जनसंख्या के दृष्टि देश में बड़ा होना चाहिए, उस देश की कंट्री की पॉपुलेशन जनसंख्या जो वो बड़ी होनी चाहिए। ऐसा देश जो लोकतंत्र, वहाँ पे लोकतंत्र और मानव अधिकारों को सम्मान दिया जाए। ठीक है, और ऐसा देश होना चाहिए जिसकी भौगोलिक, अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक दृष्टि में, ठीक है, विभिन्नताएं की नामंदगी करना हो। ठीक है, यानी कि उस कंट्री में जितनी भी जोग्राफिकल डिवीज़न या इकोनॉमिक डिवीज़न या कल्चरल डिवीजन्स हैं, ठीक है, जैसे टेक एग्जांपल ऑफ इंडिया में डाइवर्सिफाई कल्चर है। ठीक है, अलग अलग भूगोल की अलग अलग इकाइयाँ हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था हर एक क्षेत्र की अलग है। ठीक है, तो इन विभिन्नताओं को जो है वो क्या करें, उनका सम्मान करें। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे लिखेंगे, ये एक अवश्य जो कह दो मुख्य मापदंड है अगर हमें स्थायी सदस्य का संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य का प्रलंब दावेदार है, कथन की विश्लेषण कीजिए। ये अभी मैंने कहा ना, ऊपर वाला जो 9th क्वेश्चन एंड 10th क्वेश्चन है ऑलमोस्ट जो है वो सेम है, ठीक है। आप ये वीडियो में दोबारा देख सकते हो। तो वही पॉइंट है कि जो कि भारत भी दावा दे रहा है, दावा दे रहा मतलब कि भारत भी जो है क्लेम कर रहा है कि वो भी सिक्योरिटी काउंसिल का जो है वो परमानेंट स्थायी मेंबर बन सके। तो उसके लिए क्यों वो क्लेम कर रहा है, क्या कारण है, उसका हमें विश्लेषण करना है। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट बताया कि भारत कह रहा है कि वो विश्व की सार्वजनिक आबादी है, उसमें ये तो पता है भारत की आबादी आफ्टर चाइना नंबर 2 पे है, ठीक है। चाइना के पास तो ऑलरेडी है, स्थायी मेंबर है ये। सेकेंड पॉइंट है भारत में लोकतंत्र है, ठीक है, मानव अधिकारों का हमेशा ये रिस्पेक्ट करता आया, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट, सैनिक दृष्टि से भी इसमें शक्तिशाली शक्तियां हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, ठीक है। यहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो अर्थव्यवस्था बड़ी मजबूत दृष्टिकोण से भी आ रहा है। इसकी भौगोलिक दृष्टि भी देखा जाए बड़ी विशिष्ट है, ठीक है, एक महासागर के रूप में है और इनमें बड़ी विभिन्नताएं का क्षेत्र बना है। सांस्कृतिक भी विभिन्न है, मगर हमने सभी संस्कृति का आदर सत्कार बनाया हुआ है। 6 पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र संघ को हम बजट में नियंत्रण सहयोग देते आ रहे हैं, यानी आर्थिक तौर पर भी हम संयुक्त राष्ट्र संघ की सहयोग देते आ रहे हैं। तो ये 6 पॉइंट्स हैं, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, 9th एंड 10th। तो इसमें बस भारत का योगदान देवदान है, वो पीछे कोफी अन्नन ने बताया था 2000 में कि कोफी अन्नन ने जो सचिवालय थे संयुक्त राष्ट्र संघ के, ठीक है, 1997 में 1 जनवरी को, उन्होंने कुछ ये मापदंड बताए थे। तो ये भारत जो है इन्होंने दावेदार कर रहा है कि हाँ मैं भी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन सकता हूँ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ से कर लेना। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। भी आजकल प्रेजेंट समय में हमें संयुक्त राष्ट्र संघ की क्यों आवश्यकता है, या इसमें हमें जो कह दो कौन से रिफॉर्म्स, कौन से सुधार करने चाहिए, या क्यों इसकी आवश्यकता है। तो ये भी ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन है, क्यों हमें इम्पोर्टेंस है संयुक्त राष्ट्र संघ की, जो अभी 9, 10, 11, ठीक है। तो सेम है, जैसे पहला पॉइंट वही अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था बनाए रखना, सुरक्षा बनाए रखना, ठीक है, आर्थिक सहयोग देना, हथियारों की दौड़ को रोकना, ठीक है, निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना, परमाणु निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना, जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं महामारियां उनको रोकने में आपसी सहयोग करना। नेक्स्ट 6 पॉइंट, तीसरा विश्व युद्ध ना हो, ठीक है, उससे बचाने के लिए आपस में सहयोग करने के प्रयास करना, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह 7th पॉइंट है, अमेरिकी जो वस्तवज बनता जा रहा है, ठीक है, अमेरिका का जो डोमिनेंस है वो चुनौती बनता जा रहा है सारे वर्ल्ड के लिए, ठीक है। तो उसको कम करने के लिए सभी राष्ट्र जो आपस में सहयोग करें, ठीक है। तो ये पॉइंट्स है सिमिलर ऑलमोस्ट 9, 10, 11 क्वेश्चन, ठीक है। नाउ कम टू द 12th क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णय पर अमेरिका का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का अमेरिका का प्रभाव दर्शाने वाले कुछ कारणों का वर्णन कीजिए, ठीक है। ये पता ही आपको, यूएन में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में भी जो है अमेरिका की डोमिनेंस, ठीक है, तो इसका प्रभाव हमें हर रूप में स्पष्ट दिखाई देता है। तो इसके कारण हमें बताने हैं। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट बताया गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मेन जो मुख्य सचिवालय है, जिसे कहते हैं मेन हेड क्वार्टर्स ऑफ द जो यूएन है, ठीक है, वो कहाँ पे है, अमेरिका में स्थित है। सारे इसके ऑर्गन्स के मेन जितने भी हेड क्वार्टर्स हैं तो वहाँ पे स्थित होने की वजह से, तो इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की जितनी भी नीतियाँ कार्यक्रम बनाए जाते हैं, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम बनाए जाते हैं, ठीक है, तो उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ का हमें प्रभाव देखने को मिलता ही है। सेकेंड पॉइंट बताया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्य करने वाले कर्मचारी ज़्यादातर, अधिकांश जितने भी कर्मचारी हैं उसमें यूएन में, ठीक है, वो भी अमेरिका में है, क्योंकि सारे मुख्य न्यायालय जो है वहाँ पे ही है, मुख्य न्यायालय वहाँ पे होने की वजह से तो अधिकारी भी ज़्यादातर जो है वो अमेरिका के ही हैं। इसलिए हमें जितनी भी नीतियाँ निर्माण की गई हैं या जितने भी कार्यक्रम किए जाते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में, उसमें अमेरिका का प्रभाव देखने को मिलता ही है। नाउ थर्ड पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका राष्ट्र संघ में सर्वाधिक
आर्थिक सहयोग है, ठीक है। ये तो सबको पता ही है। इसका जो बजट जो है कह दो, आर्थिक सहयोग जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे नंबर 1 पे जो है अमेरिका का है। इसलिए अमेरिका का प्रभाव उसकी नीतियों में और उसके कार्यक्रम में देखना दिखाई जा सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट ये बताया कि हाँ भाई, ये सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य भी है और इसके पास वीटो पावर भी है। वीटो पावर, वीटो शक्ति होने की वजह से भी हमें ये देख सकते हैं कि इसकी नीति निर्माण में भी इसकी जो है अमेरिका का प्रभुत्व हमें दिखाने को मिलता है, ठीक है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, डोमिनेंस ऑफ अमेरिका को लेकर। नाउ कम टू 13 क्वेश्चन, यूरोपियन संघ की स्थापना करने के पीछे क्या उद्देश्य थे। ये तो सबको पता है, यूरोपियन संघ जो EU बनाया गया उसके क्या मेन ऑब्जेक्टिव उद्देश्य हैं, ठीक है। ये आपने हमें पहले भी आपने पढ़ा पीछे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये मैंने यूरोपियन संघ के बारे में बताया था, वो किस तरह से विश्व में एक क्या तो एक शक्तिशाली संगठन बनता जा रहा है, ठीक है। तो ये संगठन जो बना है, जब ये स्थापित हुआ उसका तो क्या उद्देश्य थे। पहला ये उद्देश्य है कि देश की विदेश नीति का सम्मान बनाए रखना, ठीक है। सभी देश जो हैं इसके 29 कंट्रीज़ हैं, पहले 30 कंट्रीज़ थी, ब्रिटेन ने इसकी अपनी मेंबरशिप जो है वापस ले ली, ठीक है, 2020 में। तो उसके बाद 29 कंट्रीज़ रह गई हैं। तो सबकी जो विदेश नीति है उनका सम्मान बनाए रखना, ठीक है। सेकंड पॉइंट, जितने भी आपसी देश हैं उनके जो वाद विवाद तनाव है उनको शांतमय ढंग से हल करना। थर्ड पॉइंट, एक मुद्रा, सभी देशों की एक ही मुद्रा बनाए रखना ताकि जितना भी व्यापार इनके यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में व्यापार हो सके, ठीक है, वो एक ही मुद्रा में उसका चलन होना चाहिए, ठीक है। नाउ फोर्थ पॉइंट, बिना किसी रोक टोक के आवागमन, ठीक है। लोग जो है एक कंट्री से यूरोपियन कंट्रीज़ में जितने भी हैं वो जितने भी सदस्य कंट्री हैं, ठीक है, जब भी उन्हें आवश्यकता पड़े वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आसानी से आ जा सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ भी है और मेन पॉइंट्स हैं जो आप लिख सकते हो। नाउ कम टू द 14 क्वेश्चन, जो 14 क्वेश्चन है राज्य के पुनर्गठन आयोग की, ये आपका सेकेंड बुक में से है इंडियन पॉलिटिक्स को लेकर। तो ये तो आपको पता ही है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग SRC, ठीक है। इससे क्या समझते हो और इसकी क्या सिफारिशें थी, ठीक है। ये तो पता ही है आपको, 1952 में जब मद्रास में जो तेलुगु भाषा को लेकर, ठीक है, मांग हुई थी, इसको मैं पढ़ूं या चलो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। वर्ष 1920 में कांग्रेस के अधिवेशन जो हुआ था, इसकी जो बैठक हुई थी, ठीक है। तो नेताओं के बीच में एक सहमति हुई कि स्वतंत्रता के बाद भारत के राज्यों का निर्माण जो है भाषा बोली जो जाने वाली है उसके आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। तो आज़ादी के बाद भारत के भाषाओं के आधार पर राज्यों का निर्माण करने की बात जो है पर इतना ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है। फिर भी कांग्रेस में दक्षिणी भारतीय नेता जो थे वो नाराज हो गए। तो उसमें एक गांधीवादी नेता पोट्टी सिरामुल्लू, ये आपने सुना होगा, पोती सिरामुल्लू, ठीक है। उन्होंने वर्ष 1952 में मद्रास प्रांत में तेलुगु भाषा के लिए एक अलग राज्य की मांग की, ठीक है। तो उन्होंने फास्ट अनटू डेथ, जैसे कहते हैं ना अनशन, आमरण अनशन जिसे कहते हैं इंग्लिश में, फास्ट अनटू डेथ जो है वो शुरू किया। और लगभग 56 डेज बाद पोतीराम सिरामुल्ला की जो डेथ हो गई थी इसी फास्ट के बाद, ठीक है। तो इस क्षेत्र में जो क्या उनकी डेथ के बाद मृत्यु होने के बाद वहाँ पे हिंसक प्रदर्शन जो है वो शुरू हो गया। सरकार ने परिस्थितियों को संभालने के लिए मद्रास प्रांत में तेलुगु भाषा के जो लोग थे उनके लिए अलग राज्य बनाने की जो है वो घोषणा कर दी। और फिर आंध्र प्रदेश है वो एक नया राज्य स्थापित हुआ। सबसे पहले जो कहते हैं ना कि जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया तो सबसे पहले जो है वो आंध्र प्रदेश जो है वो संगठित रूप में आया, वो भी भाषा के आधार पर, ठीक है। और इसी तरह सरकार ने बताया कि भविष्य में इसी प्रकार अगर ऐसी परिस्थितियों ना उभरें, ठीक है, तो सरकार ने क्या किया, एक राज्यों का पुनर्गठन संबंधित जो है आयोग की स्थापना की गई, वो थी 1953 में, ठीक है। और 1953 में जब ये आयोग आया, ठीक है, तो इस आयोग ने क्या किया,
इस आयोग का मेन जो अध्यक्ष है ना बना, उसका नाम है हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है। ये आपने HR कुंजरू भी आज को लिखते हैं, HR कुंजरू, ठीक है। उन्होंने जब अपनी रिपोर्ट 1955 में जब सबमिट कराई अपनी रिपोर्ट, तो उन्होंने जब रिपोर्ट दी तो उसके सामने कुछ बिंदु उस रिपोर्ट में दर्ज किए गए। वो कौन से मेन इनकी सिफारिशें जो थी, पहला पॉइंट ये था कि भारत के राज्यों को त्रिस्तरीय व्यवस्था ABC को जो है वो समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट, भारत के राज्यों की सीमा जो है निर्धारित भाषा बोली जाने वाली के आधार पर किया जाएगा। और थर्ड पॉइंट ये कहा कि भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों को उनके आसपास के राज्यों में मिला दिया जाएगा, ठीक है। जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको उनके साथ उनके जो आसपास जितने भी राज्य लगते हैं, जैसे आप देखते हो ना, जैसे चंडीगढ़ है उसको मिलाया गया राज्य में पंजाब एंड हरियाणा की, ठीक है। तो इसी तरह मगर उन्होंने ये कहा सिर्फ कुछ जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जैसे दिल्ली, मणिपुर, ठीक है, अंडमान निकोबार को छोड़कर उनको राज्यों के साथ नहीं मिलाया जाएगा। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो थी 1955 में जो थी अपनी रिपोर्ट जो है सरकार को सौंप दी। और इस रिपोर्ट के आधार पर फिर 1956 में राज्य के पुनर्गठन अधिनियम को पास किया गया, पारित मतलब पास किया गया। और 14 राज्य और 6 जो है केंद्र शासित संघ जो है वो उनमें बांटे गए भाषा के आधार पर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप ना लर्न कर लेना 14 क्वेश्चन। नाउ कम टू द 15 क्वेश्चन कि जो सोवियत प्रणाली थी उनकी कोई भी 4 दोषों का वर्णन करना आपने, ठीक है। तो सोवियत सिस्टम क्या था, ठीक है, सोवियत सिस्टम की क्या मेन ड्रॉबैक्स या कह दो क्या कमियां थी, क्या दोष थे, उनके बारे में आपने लिखना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट मैं कहती हूँ कि सोवियत संघ विश्व में बेहतरीन संचार, अच्छा इसमें ना दोष नहीं है, इनकी सोवियत संघ की क्या विशेषताएं, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत टाइप हुआ है। इनकी क्या विशेषताएं थी, सोवियत सिस्टम प्रणाली क्या विशेषताएं थी उसके बताना है। जब सोवियत सिस्टम बना था, ये तो पता ही है 1917 के बाद सोवियत सिस्टम को अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। तो ये एक बेहतरीन संचार प्रणाली देश में माना जाता था, ठीक है। सोवियत संघ की प्रमुख विशेषता ये भी थी कि इसके माध्यम से बेरोजगारी ना, वहाँ तो सोवियत में बेरोजगारी थी ना ही गरीबी थी, ठीक है। रूबल की कीमत बहुत अच्छी थी, ठीक है, इसकी जो करेंसी है उसकी कीमत बहुत अच्छी थी, ठीक है। और इसकी ये भी विशेषता थी कि देश में औद्योगिकरण विकास जो बहुत तीव्र गति से हो रहा था, उत्पादन जो है तीव्रता से बढ़ता जा रहा था। फोर्थ पॉइंट, सोवियत प्रणाली एक ये विशेषता ये भी है कि सभी नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर की जितनी भी सुविधाएं थी वो उपलब्ध थी और सरकार जो है ये सुविधाएं जो थी लोगों की आवश्यकता को पूरा कर रही थी, ठीक है। नाउ कम टू द 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन है ये आपके फर्स्ट बुक्स में है। दक्षिण एशियाई किन कारण संघर्ष संबंधित क्षेत्र बना रहा, स्पष्ट कीजिए। ये मेन प्रश्न है। दक्षिण एशियाई जो देश हैं, ठीक है, उनमें कौन से कारण है कि ये इन देशों में आपस कह दो कि तनावपूर्ण संबंध बने रहे या इनमें आपसी संघर्ष चलता रहा है, उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो ये तो पता ही है दक्षिण एशियाई देशों में जैसे भारत है, भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं इसमें चाइना नहीं लेंगे हम, ठीक है। तो और म्यांमार नहीं लेंगे, ठीक है। बाकी सारे दक्षिणी एशियाई देशों में हम ये उनको मानते हैं, ठीक है। ये एक मिलकर एक हमारा दक्षिणी एशियाई देशों में बता रहे हैं। तो इनमें जो कह दो कि आपस में संघर्ष चलता रहा है वो किस कारण को लेकर चलता रहता है। तो पहला पॉइंट है द्विपक्षीय मुद्दे को लेकर, ठीक है, यानी कि आपसी दो देशों में तनाव को लेकर, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो भारत और पाकिस्तान को लेकर, भारत और बांग्लादेश को लेकर, भारत और श्रीलंका को लेकर कई मुद्दे हैं ऐसे तनाव के जो आपस में अभी भी किसी न किसी क्षेत्र में चलते आ रहे हैं। सेकेंड पॉइंट आतंकवादी गतिविधियां, ठीक है। ये भी आपको पता ही है कि भारत और एग्जाम्पल देकर ही आपने बताना है, ठीक है। भारत और पाकिस्तान को लेकर भी, भारत और श्रीलंका को लेकर भी, ठीक है। तो इनमें जो आतंकवादी गतिविधियां वो बढ़ती जा रही हैं जिसके कारण उनके आपसी संबंध भी अच्छे नहीं है और
तनावपूर्ण स्थिति जो है वो बनी रहती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, आपसी सहयोग और विश्राम की कमी, ठीक है, विश्वास की कमी, ठीक है। इन देशों में जो है कह दो आपसी जो सहयोग है वो बहुत कम है और विश्वास जो है उसकी साफ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। वो एक दूसरे को पूरे संदेह के प्रति देखते हैं और उनका दृष्टिकोण जो है वो आशंकित है। नेक्स्ट है भारत की छवि। ये भी तो पता है कि भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था जो है पूरे विश्व में उभरता जा रहा है, एक शक्तिशाली देश बनकर आ रहा है। इसकी चाहे सैनिक शक्ति, चाहे इसकी अर्थव्यवस्था है, चाहे इसका क्षेत्रफल है, चाहे इसकी जनसंख्या को लेकर भारत एक उभरता हुआ शक्तिशाली देश आ रहा है। तो इसकी जो उभरती छवि है उसको देखकर भी जो है इनमें आपसी जो कह दो व्यवहार है बड़ा संदेहपूर्ण बन गया है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्यों आपसी दक्षिणी एशियाई देशों में जो है वो संघर्ष चल रहा है या तनाव है या इनके अच्छे मधुर संबंध नहीं है। नाउ कम टू द 17 क्वेश्चन। सुरक्षा के नए खतरे के किन्हीं 4 स्रोतों की पहचान कीजिए तथा उनकी व्याख्या कीजिए। ये आपके सिक्योरिटी के चैप्टर में से है, ठीक है, सुरक्षा को लेकर, ठीक है। तो कौन से 4 जो स्रोत हैं इसके, जो मेन फोर्सेस और सिक्योरिटी हैं वो उनके बारे में आपने बताना है। तो इसके मैं मेन आपको बताऊंगी। जो पहला है आतंकवाद को लेकर, सेकंड आ गया ग्लोबल पॉवर्टी जिसे कहते हैं, वैश्विक गरीबी को लेकर, फिर आ गया प्रवास को लेकर, ठीक है, जो माइग्रेशन है, ठीक है, लोग जो है अपने बेहतर जीवन स्तर को लेकर, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, अपनी बेहतरी विकास को लेकर भी जो है प्रवासन करते हैं। फिर प्राकृतिक आपदा या महामारी को लेकर, ये पहले भी हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो इसे प्रकृति आपकी जैसे बुक में एनसीईआरटी बुक में लिखा गया ना कि जैसे काफ़ी आपदाएं आ रही हैं, जैसे एड्स है, बर्ड फ्लू है, स्वाइन फ्लू है, कोरोना वायरस है, ठीक है। तो ऐसी महामारियां जो आ रही हैं, ठीक है, तो ये हमारी सुरक्षा के जो नए खतरे जो हैं वो पूरे विश्व में उभरते जा रहे हैं। ना नेक्स्ट पॉइंट भी हमारा जो क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन भी, एक्सक्यूज मी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सुरक्षा से रिलेटेड ही है। सुरक्षा से क्या अभिप्राय है? भारत की सुरक्षा संबंधी रणनीति के 4 घटकों का उल्लेख करिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का क्या स्टैंड है सुरक्षा को लेकर, ठीक है। तो सुरक्षा किसी प्रकार का भी खतरा हो सकता है, चाहे वो देश की अंदरूनी आज़ादी को लेकर या बाहरी आज़ादी को लेकर, ठीक है। तो ये जो भी गंभीर खतरा उभरता है तो इसके लिए भारत की क्या रणनीति है? भारत रणनीति मतलब भारत ने कौन सी पॉलिसीज़ बनाई है? पहला पॉइंट, सैनिक क्षमता को मजबूत किया है। सेकंड पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं और नियमों की मजबूत किया गया है। देश की आंतरिक सुरक्षा समस्याओं को निपटाने की तैयारी की गई है। तो सुरक्षा के लिए भारत की मुख्य रणनीति क्या है? पहला, सैनिक क्षमता को मजबूत किया गया, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं और नियमों को मजबूत है, यानी कि उनको हम पालना करेंगे, उनको मजबूत किया गया। आंतरिक सुरक्षा जो बढ़ावा दिया गया, उन समस्याओं को निपटारे करने की तैयारी की गई है। देश की जो बहुसंख्यक नागरिक हैं उनको गरीबी और अभाव से छुटकारा दिलाने के लिए अर्थव्यवस्था को मजबूत किया गया, ठीक है। नाउ कम टू द 19 क्वेश्चन। भारत सरकार पर्यावरण से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से वैश्विक प्रयासों में भाग लेती रही है। इस कथन का समर्थन हेतु कोई 4 उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट है कि भारत जो है ग्लोबल इन्वायरमेंट को लेकर इसने कुछ पॉलिसीज़ जो हैं या प्रोग्राम्स जो भी हैं उनमें भारत जो है हमेशा भाग लेता रहा है, ठीक है। तो उसके 4 एग्जांपल्स उदाहरण देकर हमने इसे आंसर लिखना है, ठीक है। तो भारत ने हमेशा जो है आगे जो कह दो सदैव ही जो है विश्व वातावरण को
के लिए सदैव ही सहारा है। इनके जितने भी कार्यक्रम चले हैं उसके उदाहरण ये हैं। पहला पॉइंट, भारत ने अपनी नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी जो है अंतर्गत वाहनों की स्वच्छता ईंधन अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि कह दो कि व्हीकल से एमिशंस होती है, व्हीकल्स एक्ट जो है वो पास किया गया। ठीक है ना। सेकंड पॉइंट, भारत ने वर्ष 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के माध्यम ऊर्जा के ज़्यादा कारगर इस्तेमाल क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, जो कहते हैं ना न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है उनको बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण तभी अधिनियम जो है वो लागू किया गया है। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट, वर्ष 2003 में बिजली अधिनियम भी पास किया गया। ठीक है, बिजली के भी नवीनीकरण संसाधनों का प्रयोग को प्राथमिकता दी गई है। ना फोर्थ पॉइंट, भारत के देश में स्वच्छ कोयले का प्रयोग को बढ़ावा दिया है। ठीक है, स्वच्छ जो कोल होगा उसे बायोडीजल से संबंधित या राष्ट्रीय मिशन कार्यक्रम को भी कार्यकृत किया गया। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट है कि भारत ने किस तरह से, ये आपका डिटेल एनसीईआरटी बुक में भी और अच्छी तरह से लिखा गया। नाउ कम टू द 20th क्वेश्चन, वैश्वीकरण के किन्हीं 4 सांस्कृतिक प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, वैश्वीकरण आपको पता ही है, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो आप में बुक में ये 3 आपके जो है प्रभाव बताएंगे हैं, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक। तो इसमें हमें बताया गया सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में। ठीक है, तो वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव हमें देखने को मिलता है कि विभिन्न देशों के मौलिक संस्कृति को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। सेकंड पॉइंट, वैश्वीकरण समस्त विश्व के पश्चिमी सभ्यता को लादने का काम कर रहा है। पश्चिमी जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। थर्ड पॉइंट, वैश्वीकरण से सांस्कृतिक प्रभावों में सांस्कृतिक विभिन्नीकरण को भी देखने को मिल रहा है, जिसे कहते हैं ना कल्चरल हेट्रोजेनिटी। ठीक है, तो वो हमें देखने को मिलता है। फोर्थ पॉइंट, वैश्वीकरण से सांस्कृतिक प्रभावों से हम देख सकते हैं इनके कारण वैश्विक स्तर में खाने पीने और पहनने के विकल्पों में वृद्धि हो गई है। ठीक है, तो ये थे हमारे कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस, जिसे कहते हैं सांस्कृतिक प्रभाव। ना नेक्स्ट, ये इम्पोर्टेंट है आपका बेटे, वैश्वीकरण वाला चैप्टर। ना नेक्स्ट है कि भारत और पाकिस्तान के मध्यम तनावपूर्ण संबंध को बढ़ावा देने के कारणों का वर्णन करें। ये तो आम क्वेश्चन है मगर फिर भी आता है। तो एक तो पहला वही हो गया, भारत और पाकिस्तान में तनाव का मेन कारण जो है प्रमुख है कश्मीर का मुद्दा। ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट है सीमा पर आतंकवाद, जो वही पाकिस्तान बढ़ावा दे रहा है उसको। थर्ड पॉइंट, पाकिस्तान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के दुष्टाचार को भी दोनों देशों के मध्य तनाव दे रहा है। ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट, नदी जल को लेकर, इंडस वाटर को लेकर भी तनाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, भारत और पाकिस्तान के बीच में सियाचिन ग्लेशियर और सर क्रीक, ठीक है, इसके मुद्दे जो भी है वहाँ पे भी जो घुसपैठी आ रही है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ LOC को क्रॉस करके भारत में आकर आतंकवादी गतियों को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये मुद्दा भी चल रहा है। और 6 पॉइंट, चीन द्वारा पाकिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक और सैन्य मदद भी दोनों देशों में मध्यम संबंध जो है वो खराब कर रही है। तो चीन भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बढ़ावा दे रहा है, चाहे वो आर्थिक मदद है चाहे वो सैनिक मदद है। ठीक है, तो इससे कारण भी भारत और पाकिस्तान के संबंध जो है वो अच्छे नहीं हो रहे हैं। ठीक है, होपफुली ये प्रश्न जो है आप लर्न कर लोगे और ये जो है क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।